दोस्तों आज पहला दिन है ऑडिशन का। ऑडिशन नहीं, जो वर्कशॉप है पहला दिन है। तो देखते हैं। हेलो 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 आइस। सो नगर पालिका का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ चलने वाली है। तो दोस्तों यहीं पे चलने वाली है हमारी मीटिंग आज पहली। तो ये है नगर पालिका का हॉल। रिनोवेशन का काम हो रखा है, देख सकते हैं आप सीलिंग वगैरह पे। एक वो व्यक्तित्व जो शिक्षा में या सामाजिकता में उनका अपना एक बहुत ही मूल्यवान अपना एक योगदान है। तो निश्चित रूप से हम गौरवशाली हैं कि हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार बंसल जो मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, आज हमारे बीच हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सर से कि कृपया मंच पर अपना आसन लेने का जी नहीं सर। और उसी के साथ हमारे बीच एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर किशोर पंसल हमारे बीच हैं। आपसे भी अनुरोध रहेगा कि कृपया आप भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही हमारे बीच में अपना एक अमूल्य समय देकर हमें गौरवान्वित किया है डॉक्टर लोहिया सर ने। आप धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त हस्ताक्षर हैं और बेहद आपका अन्य क्षेत्रों में और धार्मिकताओं में काफी बड़ा योगदान रहा है। तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कृपया सर आप भी साथ ही शिक्षा पर एक अग्रणी संस्था अजीम प्रेम जी संस्था, आपसे अनुरोध रहेगा धामी सर से कि कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। और साथ ही हम वास्तव में भावराग ताल जो नाट्य अकादमी के बैनर तले आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे को जहां तक सूचना मिली है कि आज 22 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पहली जो एक निःशुल्क इस वर्कशॉप में अपना एक इस यात्रा में इस पथ पर सैलानी के रूप में है। और निश्चित रूप से वर्मंथ प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो थिएटर वर्कशॉप है भावराग ताल विगत 14 वर्ष से इस पिथौरागढ़ में रंगमंच को जीवंत करे हुए हैं। हमने बहुत सारे उनके अभिनयों को बहुत नजदीक से देखा है और अलग अलग विषयों पर वो अपनी कठोरता रख रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी भावराग ताल पर जो उनकी जो टीम है भावराग ताल की टीम, उसमें न केवल उत्तराखंड अभी तो हमारे बीच मध्य प्रदेश जबलपुर से भी हमारे बीच में पटेल भाई बहुत लंबे समय से यहाँ पर को हैं। तो मैं निश्चित रूप से बड़ा ये प्रशंसनीय है कि देखो इतनी दूर से अगर कोई आदमी दिल्ली मुंबई वहाँ के थिएटर को छोड़कर पिथौरागढ़ पर आ रहा है तो निश्चित रूप से भावराग ताल ने वो सारी चीजें रखी होंगी। और वही एक नतीजा है कि आज जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आज हमारे बीच बैठे हैं, और मुझे जहाँ तक सूचना मिली है कि इसमें पिथौरागढ़ के अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी लोग यहाँ पर को आकर वो रूम लेकर इस एक महीने की कार्यशाला में अपना जो है वो भूमिका रख रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी का क्षण है। तो किसी भी शुभ कर्म के अनुष्ठान से पूर्व आलोक के देवता का आह्वान करना भारतीय संस्कृति की चिरकालीन परंपरा रही है। तो इसी सनातनीय संस्कृति की इस परंपराओं के आह्वान हेतु मंचासीन जो भी हमारे विद्वत यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक मां शारदा के चित्र के आगे एक दीप प्रज्वलित कर आज के इस भावराग ताल नाट्य अकादमी के 1 मंथ प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप का शुभारंभ करेंगे। और साथी कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें योगदान दें।
राजू। अरे आइए चला जी, शुक्रिया, मैं क्षमा चाहूँगा, आप तो मेरे उसके रथी हैं। सुखद क्षण है, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कृपया अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। और ये एक महीने की जो एक पूरे महीने की जो एक रंगमंची यात्रा है उसका मंगलारंभ आज इस दीप के साथ और इस विश्वास के साथ जो ये दीप जल रहा है, रंगमंच का जो ये दीप है जो भावराग के रूप में एक रूप से आज प्रकाशित हो रहा है, निश्चित रूप से इसका आलोक भारत पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप पर भी बिखरे, क्योंकि भावराग ताल के निदेशक आदरणीय कैलाश कुमार जी, मोहताज तो नहीं है किसी परिचय के, आपने अपना जीवन, यद्यपि आप यहीं के हैं लेकिन आपने अपनी शिक्षा दीक्षा सारी जो ली वो दिल्ली में ली, क्योंकि आपके पिताजी MTNL में रहे। बावजूद उसके कि आप दिल्ली से पिथौरागढ़ आए, आपने उस रंगमंच को समझा, लोक पर काम किया और वो कार्य इस रूप से रहा कि राष्ट्रीय फलक पर बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। हम सभी के लिए गौरव का है। भावराग ताल पिथौरागढ़ के कैलाश जी का हो सकता है, लेकिन अगर पिथौरागढ़ के बाहर कोई लोग इस रूप में बात करेंगे तो पिथौरागढ़ का होता है, तो वहां पर हमारी डिग्निटी का सवाल है। जैसे आदि कैलाश हमारी पहचान है, तो रंगमंच में कहीं ना कहीं हमारी पहचान भावराग ताल है। तो निश्चित रूप से बड़ा एक सुखद क्षण है। और आज हम लोग क्योंकि हमारे बीच में, जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज जो मंच पर हैं उनका अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान है इस पिथौरागढ़ को। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो डॉक्टर अशोक कुमार पंत सर हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने 12th तक की एजुकेशन को बेस्ट देने के बाद जो यहाँ के जो बच्चों के साथ जो बदलाव देखा, जिस रूप से आर्थिकता की कमी देखी या अन्य जो भी परेशानियां देखी कि यहाँ से जब भी आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग जब कुछ लोग जो बाहर से होंगे अभी, उन्होंने पिथौरागढ़ आते वक्त कर्नूल लाइन में बड़ा सा बिल्डिंग का एक टेक्नोलॉजी कॉलेज देखा होगा। तो वो एक सोच है कि जो जिसने यहाँ के लिए, इस भूमि के लिए उस कर्ज को उतारा है, उनमें आपका नाम प्रमुखता से आता है। साथ डॉक्टर किशोर कुमार पंत सर, आपने भी एक बड़ी भूमिका रखी है कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी यूनियन के आप हेड ऑफ हैं। तो एक हमारे लिए बड़ा एक सुखद पल है कि एक सीमांत की आवाज पूरे राज्य स्तर पर जा रही है, तो यह भी एक हमारे लिए गौरव का पल है। साथ ही लोहिया सर के बारे में बता चुका हूँ। देखिए उतनी दूर से आपके वहाँ पर कार्यक्रम था, बावजूद उसके आप एक छोटी सी कॉल में आप यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं आपका एक जुड़ाव है कि जो सामाजिक रूप से जिस आदमी के अंदर एक लगाव है कि भाई कोई भी आदमी कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ उसका एक प्रशंसा रूप से योगदान उसके लिए रहे, तो एक प्रोत्साहन रूप में। तो आपका अपना जो भी जीवन डॉक्टर लोहिया सर का रहा है, वो सेना में रहा, धार्मिकताओं में रहा, सामाजिकता में रहा है, तो उसका एक प्रतिमूर्ति है। और अजीम प्रेम जी का नाम आप सभी लोग प्रमुखता से जानते हैं, शिक्षा पर एक अभिनव पहल उनकी रही है। तो सुरेंद्र सिंह धामी जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं और बड़े नजदीक से देखा आपकी कार्यशैली को, निश्चित रूप से उसका लाभ। और साथ ही जितने भी यहाँ पर को बैठे हैं, जैसे महेश बराल जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय एकता मंच से जुड़े हैं, भारत और नेपाल की संस्कृति का एक सेतु बंध के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारे बीच में आदरणीय जो गुरु जी हैं, जो देखिए एक सरकारी सेवा के बाद अगर कोई आदमी रंगमंच को जो उसके अंदर था उसको इतने नजदीक से उन्होंने देखा कि कई बार उन्होंने उस सारी चीजों से, अभी तो बहुत सारे राज्यों में उसका वो किया है, तो निश्चित रूप से आपके लिए आभारी हैं। और इसी यात्रा में, इसी क्रम में मैं मंचासीन ये जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि आज की जो ये चीज रही है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे क्यों हैं, क्योंकि
बहुत सारे लोग जब तक बाहर से भी तो उनको पिथौरागढ़ का एक जो प्रेम है वो भी दिखेगा, जो यहाँ की सोच है वो भी दिखेगी। और निःशुल्क एक कार्यशालाएं जो 1 महीने के लिए रखी गई है, तो इसमें केवल एक नाटक तैयार नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी बारीकियां इसमें तैयार रहेंगी। और किस रूप में आप सभी लोगों का एक जो मार्गदर्शन है वो अन्य लोग भी करेंगे। तो मंच पर बैठे हुए अतिथि लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज की इस कार्यशाला का जो शुभारंभ आज हो रहा है, तो उसमें अपना एक आशीर्वचन भावराग ताल को भी देंगे और साथ ही आप लोगों को भी एक प्रकार से संबोधन करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी एक ये बहुत अच्छा पल है कि बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलेगी। तो आप सभी के प्रोत्साहन हेतु भी मैं मंच में बैठे हमारे अतिथियों से चाहूंगा कि वो आप लोगों को जरूर कुछ ऐसी बातें रखें जो आपकी इस यात्रा पर विशेष एक सहयोग रखेगा। तो भैया सर, मैं आपसे ही अनुरोध करूंगा कि आपसे ही एक बार शुरुआत करें। कितना सुखद सौभाग्य है कि हमें पिथौरागढ़ में नाना प्रकार की गतिविधियों का उपस्थित होने का सौभाग्य मिलता है। तो हम लोग तो खाली माध्यम मात्र हैं, करने करने वाली कोई शक्ति है और शक्ति का उपासक होना चाहिए। सरस्वती का उपासक क्या, हर किसी साथ में शक्ति काम करती है। उस शक्ति में आज ही हमें सुबह भाव, राग, ताल, नाट्य एकेडमी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो आज शुरुआत हो रही है, शुरुआत होने से पहले मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, जो शक्ति के हम 2 मिनट के लिए उस शक्ति को याद करें, जो शक्ति काम कर रही है और हम खाली मानव मात्र हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानं गृहमूर्तिः पूजां गृहं मंत्रमूलं ज्यादा मैं आप लोगों को न कहकर मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप लोगों का जो 1 महीने का यहाँ पर नाट्य का जो कोई प्रोग्राम हो रहा है, जो कि तुम्हें सुख दुख भी होगा, रहने के लिए कहीं होगा, तो जो तन मन धन से काम किए हुए सार्थक होते हैं। एक दिन में कुछ नहीं मिलता। आप सोचते कि यहाँ पर आज हजारों लोग आए, हजारों लोग नहीं हो सकते। एक फसल जब बीज डालते हैं तो उसमें 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में कहीं जब फिर फूटा फिर बड़ा हुआ, फिर बाद आप लोग भी 1 महीने में, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम रंत मंच में सभी लोग हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। ज्यादा मैं इसमें जीवन जान सकता और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को जानता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद ये सर। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर किशोर कुमार सर से कि वो अपने वक्तव्यों से और आज जो भावराग ताल को भी शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्हें भी शुभकामनाएं दें कि इस यात्रा में। धन्यवाद जी। भावराग ताल नाट्य एकेडमी द्वारा जो 30 दिवसीय जो एक प्रशिक्षण कार्यशाला रंगमंच पे यहाँ पे आयोजित की जा रही है, और आज की इस कार्यशाला के प्रथम दिवस उद्घाटन सत्र में अपने बीच में अपने पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, अगर मैं समझता हूँ तो मेरे लिए तो गुरु के रूप में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अशोक पंजी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बोलना मुझे वैसे भी वो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग जो उनके प्रति जो श्रद्धा है उनके साथ बैठना या उनके साथ अगर हम लोग 5-10 मिनट भी बैठते हैं तो कोई ना कोई शब्द
ऐसा होता है जो मेरे मेंटल ब्लॉक को हैम्पर कर देता है। कहीं भी मैं अटका रहता हूँ तो मेरे दिमाग को 2 कदम आगे सोचने पे मैं आगे निकलता हूँ। तो श्रद्धेय आदरणीय अशोकवन जी और आदरणीय लोहिया जी, विप्लव भट्ट जी और सुनील भाई बैठे हुए हैं, और साथ में जो है बदान जी और सभी जितने अपने इस कार्यशाला के जो मुख्य जो व्यक्तित्व हैं, जो मुख्य जो लोग हैं, जो आप लोग हैं, और कैलाश जी के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, आप लोग इस पूरी कार्यशाला के मुख्य पात्र हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय अशोक जी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए मैं तो यहाँ पे एक मित्र यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आया तो विप्लव जी ने मुझे यहाँ बिठा दिया, और एसोसिएशन का नाम तो कुछ भी नहीं है। मैं भी जो है सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ, और उन कामों के बीच में जब मैं अपने छात्र जीवन को देखता हूँ, तो जब मैं 6-7-8 में पढ़ता था, ग्रामीण परिवेश में मेरी पढ़ाई रही है, तो रंगमंचों और अभिनय पे लगातार कैलाश जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ललित पोखरिया जी हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शिक्षा में बहुत बड़ा रोल है रंगमंच का। ये सिर्फ अभिनय नहीं है, ये हमारी आत्मा की आवाज भी है। एक तो डायलॉग होता है, हम कुछ बोलते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कुछ बोलते हैं, वो एक डायलॉग है, लेकिन वो डायलॉग हमारे काम को निकालने का भी एक जरिया हो सकता है, हमारी दैनिक आजीविका को या दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाने की एक बात भी हो सकती है, और हम इस बात से संतुष्ट भी हो सकते हैं कि मैंने विप्लव जी को या ये आपको ये डायलॉग बोला, मेरी वो बहुत आगे बढ़ गई, मेरा काम हो गया। तो ये नहीं है। रंगमंच में जो डायलॉग हो इनर वॉइस है, जो हमारी आंतरिक आवाज हो, तो सत्य है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, तो आज के दौर में और पूर्व के कालों में भी, जहाँ पे हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तकनीकी रूप से विकसित होते गए, तो जो भी हमारा मनोरंजन का जरिया रहा था इतिहास में, वो भी रंगमंच ही रहा। तो गांव की चौपाल लगना या गांव में छोटे छोटे आयोजन होना, तो ये सब जो कार्यक्रम थे, ये हमें अपनी जड़ों से और मानव जीवन के जीवन जीने के वास्तविक मूल्यों से जुड़े रहते थे। झूठ तो इतिहास में सबने बोला है, आप सारे वेद पुराण पढ़ लीजिए, सारे छोटे छोटी गलतियां सबने की है, लेकिन वास्तविक जो जीवन है, उसको जीवन जीने के जो मूल्य है, वो हमें रंगमंच से, रंगमंच में कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, जो भी है वास्तविक है। कोई अगर बोल रहा है किसी पात्र के अंदर, कोई अगर उस पात्र पे अभिनय करता है, मैंने बच्चों को कई बार देखा है, मैंने वो बाघेन भी एक नाटक मैंने अभी मुझे 1-2 बार देखने का अवसर मिला था, तो तब से मैं थोड़ा बहुत जो इस चीज को मतलब व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए समझने लगा। सामाजिक रूप से तो शायद कितना समझ पाया हूँ, लेकिन अपने जीवन में मैं इसके महत्व को समझने लगा, और मैं इतना समझ पाया कि रंगकर्मी जो है, वो इस जीवन के जो एक दिखावटी जो माहौल है, जो बनावटी माहौल है, उससे बहुत ऊंची सोच उसकी रहती है। उसे क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, समाज उसके बारे में क्या सोचता, रंगकर्मी ये नहीं सोचता है। वो समाज को अपने नजरिए से देखता है, और वो सच्चाई से समाज को देखता है, उसको बनावटीपन नहीं होता है। लेकिन जो एक दौर ऐसा आया कि रंगकर्मी अगर फिल्मी दुनिया में है या स्टार प्लस के धारावाहिक में है, तो वही उसका सक्सेस है, वो पैमाना नहीं है। रंगकर्मी अपने जीवन को कितनी संतुष्टता से जीता है, अपने मूल्यों में किस तरीके से जीता है, वो मैंने कई कलाकारों को देखा है, सीखा है, और उनके जीवन से सादगी सीखने को मिली है। और जो हमारे फिल्मी दुनिया में जो कलाकार हैं, शायद उनसे बहुत उच्च कोटि का बौद्धिक मस्तिष्क हमारा जो है रंगकर्मी रखता है। वहां तो क्या है कि किसी निर्माता ने एक कोई लेखक ने कहानी लिखी, कोई पैसे लगाने वाला निर्माता मिल गया, किसी डायरेक्टर कोई मिल गया, उसने एक सिचुएशन क्रिएट की और उसको बोला तुझे डायलॉग बोलना है। तो बहुत सारे कलाकारों को जब हम वास्तविक जीवन में टीवी मीडिया में देखते हैं, तो जब उसके वास्तविक जीवन में किसी इंटरव्यू में देखते हैं, तो हमारा परसेप्शन खत्म हो जाता है, जो उसके प्रति हमारी धारणा होती है, वो हीरो वाली छवि खत्म हो जाती है। लेकिन रंगकर्मी को हम देखते हैं, लेखक भी हैं, वो निर्देशक भी हैं, और जब मैं देखता हूँ कि वो पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, उनके पास हर तरीके के सामाजिक परिस्थिति को समझने की जो एक बौद्धिक क्षमता होती है, तो बहुत उच्च स्तरीय होती है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि दैनिक जीवन में जितने भी आप लोग यहाँ पे इस कार्यशाला को देख रहे हैं, शायद मुझे इतना विश्वास जरूर है कि 30 दिन के बाद आप हमसे बेहतर स्थिति में होंगे। जो हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, यह आम जनजीवन में इस आपाधापी वाले समाज को समझने की बात करते हैं, तो
आप लोगों का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हमसे बेहतर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ अभिनय नहीं है रंगमंच, ये बिल्कुल आत्मा की आवाज है। और मेरा मानना यह है कि जो बौद्धिक शक्ति और बहुत ही संयम का काम भी है, बहुत ही संयम, बारीक धैर्य, इतना संयम और धैर्य जो मैं बार बार कहता भी हूँ कि मतलब जो मैं देखता हूँ आप लोगों के बीच में, जो मुझे सीखने को मिलता है, तो मैंने तो आप लोगों के बीच से बहुत कुछ सीखा है। और मुझे ये भी पता नहीं था कि मतलब यहाँ पे आप लोगों के बीच में क्या बोल सकता हूँ, बताइए कि कैलाश जी हैं और सब लोग हैं जिन्होंने इतने बारीकी से समाज को देखा है, और समाज में कई तरीके के व्यक्तित्व से हमको रूबरू होने का मौका मिलता है और बहुत कुछ जानने सुनने को मिलता है। लेकिन जो वास्तविकता है और जो वास्तविक जीवन जीने की जो कला है, उन सबको समझने के लिए हमें अगर एक रंगकर्मी के साथ जब हम बैठते हैं, उसके नजरिए को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत अलग तरीके का जीवन है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को तहे दिल से आप लोगों को बधाई भी है, कैलाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग पूरे मनोयोग से आपने इस कार्यशाला को ज्वाइन किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 30 के 30 दिन यहाँ पे आएंगे, और 30 दिन के बाद कुछ न कुछ ऐसा प्रस्तुतिकरण, जैसे कि कैलाश जी से कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो एक नाटक क्रिएट होगा और उसमें सारा फोकस होगा, उसमें बच्चे खुद सभी चीजें करेंगे और उसके बाद हम उसका एक प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण जो भी करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एक बेहतर संस्थान के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। और बाकी देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है क्योंकि मेरा विषय नहीं है, तो मैं इधर की उधर मार के बोल तो रहा हूँ, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। निश्चित रूप से आपने बहुत सारी बातें रखी हैं, और आज गंगा दशहरा भी है, विश्व पर्यावरण दिवस भी है, और रंगमंच का आगाज भी है। तो निश्चित रूप से तीन तीन चीजें हैं, बड़ा अच्छा संयोग है। मेरा एक मानना है कि देखिए, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति बचाओ की बात कर रहे हैं, गंगा दशहरा भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। और ये रंगमंच जो एक प्रकृति है, इन्वायरमेंट है, वो तो बाहर दिख रहा है, और मनुष्य की अंदर प्रकृति ठीक होगी तो बाहर की प्रकृति स्वयं सही हो जाएगी। तो आज जो रंगमंच है वो आपकी इनर जो नेचर है उसको ठीक रखेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ मैं सुरेंद्र धामी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो क्या लाए वाह कि आप आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर धन्यवाद विप्लव जी। तो काफी बातें हुई हैं, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जब था तो क्या बात रखूं। एक तो आमंत्रण था कैलाश भाई का, और मैं बहुत पिछले 2-3 कार्यक्रमों को मिस कर गया, और किसी न किसी तरह की जिम्मेदारियों से आज भी एक कॉल थी जो भी चल रही है, तो मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया था, बीच से कट भी गया, तो मुझे ठीक नहीं लगा बार बार उठना। फिर भी मैं 2-3 चीजों को लेकर मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, बाद में सूक्ष्म बात रखेंगे तो शायद बहुत सारी बातों को एक सूत्र में पिरोकर समेकित करके रखेंगे। तो मैं 3 बातें, मुझे जो लगता है वो अनुभव से कुछ गुजरा हुआ है, कुछ मेरे पूर्व के अनुभव है इस फील्ड को लेकर, और कुछ कैलाश भाई के साथ के अनुभव है, तो उन 2-3 चीजों को कहानी के रूप में पिरो के आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आप लोगों को बधाई है कि आप एक ऐसे कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपने आप को ज्यादा बेहतर समझने का मौका मिलेगा। तो जब मैं आर्ट इन एजुकेशन को पढ़ता हूँ या उसको देखता हूँ और उससे सोचता हूँ कि इस पूरे से क्या होगा, मतलब अगर कोई इस कोर्स को कर ले तो क्या बदल जाएगा उसकी जिंदगी में, क्या नया होगा। तो 2-3 बातें लगती है, उसको बहुत किताबी भाषा में ना कहूँ तो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। एक जो बदलाव ये होगा कि आपकी जो देखने की दृष्टि है शायद वो बदल जाए। तो कहते हैं कि पर्सपेक्टिव बिल्डिंग जो होता है, आर्ट्स की जो चीजें हैं वो मदद करती हैं, तो देखने का दृष्टिकोण। अब इसके बिल्कुल उदाहरण मुझे मिलते हैं जब भी मैं किसी नाटक को देखता हूँ, चाहे बाघेन हो, चाहे इससे पहले के जो भी नाटक भावराग ताल ने किए हो या जितने मैंने महसूस किए हो, तो उसमें एक ही चीज को देखने का नजरिया जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। जब हम किसी और दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं या प्रस्तुत करते हैं दर्शकों के सामने, तो वो उनको भी मदद करता है, हमको भी मदद करता है। तो इस कोर्स से कुछ और हो ना हो, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको
चीजों को देखने का जो फलक है वो बढ़ेगा, शायद दृष्टिकोण, शायद चीजों को अलग अलग नजरियों से देखने की जो कला है शायद वो विकसित हो। तो एक इस बात की इंशाअल्लाह। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम कहते हैं कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, एम्पैथी जरूरी है, सेंसिटिविटी जरूरी है, और एम्पैथी तो सबसे बड़ा गुण है। और मैं अशोक सर को पिछले किसी एक शायद ये पिथौरागढ़ का कोई वो था अनुभव उत्सव था, उस पर सुन रहा था, तो वो ये एक सवाल उठा रहे थे कि क्यों यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं और उसको महसूस नहीं कर पाते कि यहाँ की परेशानी, यहाँ का समाज, यहाँ की चीजें उनको यहाँ भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए शिक्षा लेने के बाद, या शिक्षा के लिए जब वो चुन रहे हैं तो यहाँ की चीजों को चुने। तो मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो एम्पैथी का है, वो सेंसिटिविटी का। जब तक हम दूसरे के पाँव में अपना जूता डाल के उस दर्द को महसूस न कर पाए तो एम्पैथी आती नहीं। तो नाटक एक जरिया है, किसी भी तरह की परफॉर्मिंग आर्ट उसका एक मौका है जहां पर हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक कलाकार को, उस पात्र को, उस कहानी के अंदर उस सिचुएशन को जीने के लिए तैयार कर रहे होते, तो महसूस कर पाता है कि उसे कैसा लग रहा होगा, क्या वो सोच रहा होगा। तो ये मौके देता है, और शायद जब मौके मिलते हैं तो लोगों को रियलाइज होता है और शायद वो ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। तो दूसरा मुझे लगता है कि ये हो सकता है। तीसरा जो मुझे लगता है परफॉर्मिंग आर्ट क्या और मदद करती है, या आर्ट क्या मदद करती है, वो ये मदद करती है कि हम अप्रिशिएट कर पाते हैं, हम किसी भी चीज की अप्रिशिएशन का हमारा हुनर कौशल है वो विकसित होता है। तो मुझे लगता है कि लोक कला, लोक संगीत, लोक कलाकारों या दुनिया को देखने का नजरिया और नेचर को देखने का नजरिया और उसके अप्रिशिएशन का नजरिया भी शायद इससे बढ़ता है। तो ये तीन चीजें मुझे लगता है कि इस कोर्स के बाद आप जरूर आपके अंदर ये विकसित होगी। और जिस तरह से मैंने कैलाश भाई की जर्नी को देखा है तो मुझे वो याद आते हैं शुरुआती दिन, जब वो बिल्कुल छाव से शुरू उन्होंने यहाँ किया, और छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों से लेके बहुत लंबा संघर्ष का पूरा दौर रहा है, और उस पूरे दौर में उन्होंने इस एरिया को, यहाँ के यूथ को, यहाँ के समाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और उनका ये कमिटमेंट, उनके पास बहुत सारे अवसर थे, हम तो क्योंकि नजदीकी से जानते हैं, तो बहुत सारे अवसर थे कि वो और कहीं भी इस काम को कर सकते थे, कहीं जाके और बेहतर ऑप्शन में कर सकते, बट उन्होंने यहाँ रहना चुना, यहाँ के साथियों के साथ काम करना चुना। तो ये बड़ी बात है। और आप ऐसे किसी प्रशिक्षक के साथ इस तरह के कार्यशाला में रहेंगे तो अपने आप में सम्मान और गौरव की बात है। तो शुभकामनाएं हैं, और अच्छा लगा कि सर लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। पुनः आपको बधाई देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद। सुरेश धामी जी को आपने सुना, और निश्चित रूप से उन्होंने दो तीन बातों को बड़ा बखूबी बताया। निश्चित रूप से दृष्टि का बड़ा फर्क है, और ये बड़ा गौरवशाली विषय है कि अब मैं जिनको भाई दे रहा हूँ उनका जो अनुभव है जीवन को, निश्चित रूप से हम लोग बहुत तारीफ इसलिए करते हैं कि हमने उस चीज को रियलाइज किया है। तो बहुत सारे ऐसे यूथ यहाँ पर बैठा होगा जो पहली बार शायद जिनको सुनेगा, तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं वो बदलाव जरूर आज देखने को आपको निश्चित रूप से मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार पंत सर को माइक हस्तांतरित करता हूँ। माँ सरस्वती के वंदन के साथ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि रंगमंच से संबंधित है, 1 महीने के लिए प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है, और बड़ी अपेक्षाएं और आशाएं लिए हुए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे मंच में उपस्थित हमारे सबके श्रद्धेय डॉक्टर लोहिया जी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर किशोर जी, भाई श्री सुरेश धामी जी, कैलाश जी, प्रीति, सुनील भाई, फरहाद, सभी लोग यहाँ पर परिचित चेहरे बैठे हैं, और इसका बड़ा कुशल संचालन कर रहे भाई विप्लव जी। विप्लव जी ने काफ़ी कुछ भूमिका निभा दी, लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वनस्पति विज्ञान मेरा विषय है, और रंगमंच एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है।
क्योंकि जब मैं कहीं पे बोलता हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकले कि कुछ मैसेज दे सकूं, तो मैं ईश्वर को साक्षी रख कर ही बोला करता हूँ। आज की रंगमंच की जो बात चल रही है, तो रंगमंच की जो शुरुआत होती है वो उसी दिन शुरू हो जाती है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो इसलिए की कि उसने कई प्राणियों का निर्माण किया, 84 लाख योनियां हम कहते हैं, और 84 लाख योनियां जब बनाई तो उसने अपना रिप्लिकेशन कि जैसा ईश्वर है उसने चाहा कि ये लोग बनाए तो नहीं बन पाए, तो संतुष्ट नहीं हुए, तो कहा नहीं, अब मैं एक ऐसा मानव, एक ऐसा जीव तैयार करता हूं जो मेरा रिप्लिकेट करे, मुझे ईश्वर को रिप्लिकेट करे। तो तब उन्हें कहते हैं कि मानव का निर्माण किया और जो मनुष्य को जमीन में भेजा धरती पर इस सृष्टि के निर्माण के लिए, तो उन्होंने अपना जैसा ही बना करके उनको भेजा था। और इस बात में ईश्वर भी शायद फेल हो गए कि हमने अपना रंगमंच तैयार किया। हमने जब विकास हुआ होगा, वो पहला व्यक्ति रहा होगा, कौन रहा होगा कि जब दो भाइयों के बीच में पहली पत्थर की दीवार लगी होगी और उन दोनों के बीच में ये होगा कि ये तेरा और ये मेरा। वो पहली घटना इतिहास की रही होगी जब सृष्टि की रचना होगी, जब हम मनुष्य देखे होंगे, और वहां से शुरू हुई हमारी ये रंगमंच की यात्रा। ये तेरा, ये मेरा, और ये तेरा मेरा तेरा मेरा, बढ़ते 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 पूरे जीवन का चक्र निर्मित हुआ। इसमें सारी चीजें समाहित हो जाती है और आज का हमारा परिवेश तैयार होता है। और इस परिवेश में अब स्थापित होने की बात आती है। अब होड़ लगती है कि कौन स्थापित हो सकेगा। आप देख रहे हैं कि हमारी जो जितनी भी ईश्वर प्रदत्त जो प्रवृत्तियां थी, ईश्वर ने तो केवल एक ही चीज दी कि मैं इस जीव को पृथ्वी पर भेज रहा हूं, और इसलिए भेज रहा हूं कि मेरे जैसे इस सृष्टि में असंख्य लोग हों और जो सब सच्चित आनंद, सच्चिदानंद के रूप में आनंद की अनुभूति करें। लेकिन हमने क्या किया कि हमने पहले तो जिजीविषा हमारी हुई कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो जीने की इच्छा, जिजीविषा, हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। और ये ऐसी प्रबल शक्ति है जो हमको आज तक इस सृष्टि को थामे हुए है, जिजीविषा। अगर जिजीविषा तक ही रहती तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हमारी इच्छा जो है फिर वो सुखेच्छा हो जाती है कि हम जिंदा भी रहना चाहते हैं, हम सुख भी पाना चाहते हैं। फिर यात्रा आगे बढ़ जाती है। इतना भी होता ठीक था, सुख बराबर होना चाहिए था, लेकिन सुखेच्छा के बाद हम जो है प्रतिष्ठा की ओर बढ़ते हैं, सम्मान की ओर बढ़ते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हम जी भी रहे हैं, स्वस्थ है, प्रसन्न है, सुख भी चारों ओर से मिला हुआ है, अब हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, अब लोग हमको समाज में जानने लगे, फिर हमारा रंगमंच आगे बढ़ता है कि हम वैसा कुछ करने लगते हैं कि हम अपने को स्थापित कर सके। और जब प्रतिष्ठा की, सम्मान की बात आती है तो फिर हम स्थापित होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, अगर अशोक कुमार पंत को प्रतिष्ठा मिली है तो अशोक कुमार पंत स्थापित हो, कि हर बच्चा जाने कि ये व्यक्ति है, दुनिया जाने ये व्यक्ति है। जो बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने किया, उन्होंने स्थापित होना चाहा। और स्थापित होने के बाद आती है कि नेतृत्व की बात, कि मैं घर का नेतृत्व करूं, मैं समाज का नेतृत्व करूं, मैं राज्य का करूं, राष्ट्र का करूं, विश्व का नेतृत्व करूं। और जितने भी महत्वाकांक्षी लोग आज तक हुए हैं, जो इस सीमा तक पहुंचे, इस रंगमंच की सीमा तक पहुंचे, जिन्होंने अपने को उस लेवल पर स्थापित किया, जिन्होंने अपने को शिलालेख लिखवाए, जिन्होंने पत्थर लिखवाए कि मरने के बाद भी हमें लोग याद करें। ये एक ऐसी होड़ रही, ईश्वर प्रदत्त जो आनंद की यात्रा थी, उस आनंद को हमने शुरू में ही छोड़ दिया और इस होड़ में हमारे रंगमंच से वो आनंद गायब हो गया। और आज हम सबके सामने एक चुनौती है। आपको लग रहा होगा कि मैं प्रसंग से हट के बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्रसंग में ही आऊंगा। क्या आप सबको लग रहा होगा कि हम इस सारी होड़ में आज फिर भी क्या भीड़ में भी अकेले हैं,
हम आज भी इंडिविजुअल के रूप में जी रहे हैं क्योंकि हम स्थापित नहीं हो पाए, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं कि हम अपने को स्टैब्लिश कर सके, हम अपने भीतर खुद ही स्टैब्लिश नहीं कर पाए। और यदि स्टैब्लिश करना होता है तो फिर कामायनी की पंक्ति आती है कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहां ठहरा जिसमें जितना दम है। तो कामायनी कहती है कि ये पूरा विश्व जो है रंगमंच है, पूरा विश्व रंगमंच है। हर व्यक्ति मुखौटा पहने हुए, मैंने मुखौटा पहना है, विप्लव ने मुखौटा पहना, आप बैठे, पर्सोनिफिकेशन में हम सब जी रहे हैं और यही हमारा रंगमंच है विश्व का। और इस मुखौटे में, इस पर्सोनिफिकेशन में, इस नाटक में जीने का जो नाटक है, प्रतिष्ठित होने का जो नाटक है, स्थापित होने का जो नाटक है, केवल वही टिक पा रहा है जिसमें जितना दम है। और वो दम क्या है? वो दम है कि हम अपने को किस हद तक व्यक्त कर पा रहे हैं। और जब हमारे भीतर यह अनुभूति आती है कि हम अपने को जब हम अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो एक्सप्रेशन का जो पीक है वो जब बाहर निकलता है तो कहीं पर हम एक मैसेज देने की स्थिति में होते हैं। आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद को आप देखिए, उम्र को देखिए, उनका अध्ययन देखिए, उनका भ्रमण देखिए। एक कम उम्र में एक युवा किस तरह से आगे स्थापित हुआ कि आज विश्व में एक ऐसा नाम स्वामी विवेकानंद कर रहा। उनका रंगमंच कोई थिएटर के रंगमंच से मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं विश्व के रंगमंच में कर रहा हूं कि ऐसे सकारात्मक चीजों को देखने की आवश्यकता होती है जो रंगमंच के जाते हैं कि हम अपने भीतर किस तरह से जी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर प्रदत्त सत्य को जिया, उनके भीतर का रंगमंच, उनके संसार का रंगमंच, जो अभिनय था, जो जिसको ज्ञान कुछ भी कहिए, लेकिन मैं कुछ के बाद रंगमंच को लेकर चल रही। विवेकानंद ने जैसे अपने को एक्सप्रेस किया, वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो आनंद की अनुभूति थी, जो उद्देश्य था, उसके बहुत करीब था। इसीलिए विवेकानंद स्टैब्लिश हो पाए। यही दम की बात आती है। हम सिकंदर के स्थापित होने की बात या अन्य राजाओं के स्थापित होने की बात नहीं कर रहे हैं। बात है कि हम अपने अंतस को कितना सशक्त तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। वही रंगमंच की मूल आवश्यकता होती है। मैं कोई रंगमंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे विद्यार्थी जीवन में हम लोग के टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमारे वहाँ भी जब डिस्ट्रिक्ट रैली होती थी तो एकांकी नाटक हुआ करते थे, रामचरितमानस के प्रसंग होते थे, कवि दरबार होता था, या हम कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है, हमने नाटकों में भाग लिया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई रंगमंच से जुड़ा रहा। बट समाज में इतने लंबे समय तक अनुभव करने के बाद मैंने जो महसूस किया कि हम अपनी अभिव्यक्ति को जितनी ऑनेस्टली व्यक्त कर सकते हैं उतना ही हम सशक्त हो पाते हैं। और ऑनेस्टली, ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए हम अगर आज कितनी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो कुछ हूं वो मैं आपको तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि मेरे बाहर भी मुखौटा पहना हुआ है। हम पर्सोनिफिकेशन में जी रहे हैं। तो पर्सोनिफिकेशन दो तरह के हो जाते हैं। एक तो समाज में हम सब जी रहे हैं, हम मुखौटा पहन के रंगमंच में काम कर रहे हैं और हमारा विश्व एक रंगमंच है। हम इससे भी ठहर पा रहे हैं क्योंकि हम में वो बात ही नहीं है। हम असफलता के या फेलियर के जीते जाते उदाहरण है। लेकिन अगर हम रंगमंच की बात करते हैं, अभिनय यहां भी है, अभिनय एक रंगमंच में है, जो जिस रंगमंच की बात आज यहाँ पर चल रही है। अभी तक तो मैं विश्व के रंगमंच की बात कर रहा था, लेकिन जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अभिव्यक्ति जो है रंगमंच की मूल आवश्यकता है। ये मेरा आपको कहना है कि जितनी सशक्त, जितनी मौलिक अभिव्यक्ति होगी उतना ही पात्र आगे जाता रहता है। आपने देखा होगा, चाहे कैलाश भाई ने यहाँ पर
कई शो किए हैं और ऑलमोस्ट सारे शोज तो मैंने कुछ फिजिकल भी देखा, कुछ मैंने वर्चुअल देखा, क्योंकि उन दिनों कोरोना पीरियड था, मैं नहीं आ पाता था। तो चाहे इनके शो हों, चाहे आपने यहाँ पर एक भारतवर्ष का अखिल भारतीय शो कराया था, चाहे फिर आप कहीं भी थिएटर उठा करके देखें, वही रंगमंच का वही शो सशक्त माना जाता है, वही लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है जहां पर पात्र की अभिव्यक्ति जो है मौलिक हो पाती है। तो आज यहाँ पर जो लोग नए लोग भी आए हों या जो रंगमंच से अभी प्रारंभ कर रहे हों, तो मेरा अपने आप से कहना है कि इतनी मौलिकता हमारे भीतर होनी चाहिए अभिव्यक्ति में कि हम में और उस पात्र में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़े। रामचरितमानस में रंगमंच के अभिनय को लेकर के केवल एक पात्र आता है, मारीच का। ये कहा जाता है कि मारीच, रंगमंच का जब उदाहरण दिया जाता है तो मारीच का उदाहरण दिया जाता है कि मारीच एकमात्र पात्र ऐसा है जिसने वो अभिनय किया जिसने भगवान श्री राम और सीता को भी भ्रमित कर दिया कि ये वास्तव में कौन सी आवाज है और कौन सा ये स्वर्ण हिरण है। तो हमारी जो अभिव्यक्ति है वो ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि हम में और पात्र में, दर्शक और पात्र के बीच सब कुछ हट जाना चाहिए। कैलाश कुमार भी हट जाना चाहिए, प्रीति भी हट जानी चाहिए, मैं भी हट जाऊं, सब हट जाएं, लेकिन दर्शक और केवल वह मूल पात्र कनेक्ट हो जाए जिस समय, तो दैट इज द सक्सेस ऑफ द थिएटर। वो रंगमंच की सफलता है। वहीं पर जो दर्शक ताली बजाता है जब पीक वहां पर होता है, उस पीक को लेने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिसे लोग कहते हैं ना कि आज वहां शो हो रहा, आज यहाँ हो रहा, और आम लोग जिनको इसकी बारीकियां नहीं पता है वो समझ नहीं सकते कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत रंगमंच के पीछे है। ये वही लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं जो इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं। तो रंगमंच का जो तार जुड़ना है वो अभिव्यक्ति इतनी सशक्त होनी चाहिए कि आपके दर्शक को सीधे वो पात्र दिखाई पड़े। मैं कई जगह इस एग्जाम्पल को कोट करता हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपको पता है कि एक महान विद्वान हमारे रहे, दार्शनिक रहे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महान व्यक्ति, उनको, वो खुद नाटककार भी थे, वो रंगमंच से भी जुड़े थे, और एक बहुत बड़े फंक्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को जो है मुख्य अतिथि बनाया गया। और जब शो चल रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों की भीड़ दर्शक की वहां पर थी। थिएटर शुरू हुआ, और जब थिएटर शुरू हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी सब उसमें आगे से बैठे थे, मुख्य अतिथि थे। शो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आगे पूरा दर्शक सन्नाटे में था। और उस जो शो की जो थीम थी वो अंग्रेजों के, उसका टाइटल तो मुझे पता नहीं है, पर उसकी थीम ये थी कि अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान की जनता पर किस तरह से अत्याचार किए, कैसे अत्याचार कर रहे थे वो लोग, और कैसे हमारे लोग उनका सामना कर रहे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा की गई बर्बरता का जब दृश्यांकन किया जा रहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी उसको देख रहे थे, सारी ऑडियंस देख रही थी। एक समय ऐसा आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उस समय, क्या कल्पना कीजिए कितना अजीब सा दृश्य है कि ऑडियंस बैठा हुआ है, कलाकार थिएटर में अपना एक्शन कर रहा है, सन्नाटा छाया है, और मुख्य अतिथि जो सोफा में बैठे हुए हैं, उन्होंने पैर से अपना जूता निकाला और वहीं पर से उन्होंने उस पात्र को मार दिया। इमेजिन कीजिए, ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्ति ने ये कृत्य, क्या कल्पना कीजिए, तो कोई प्रीति बोल रही थी मैंने इतने दिन को टोक दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा कर सकता है कि थिएटर में लोग बैठे हो और इतना बड़ा मुख्य अतिथि कर दे ऐसा? चारों सन्नाटा। और उसके बाद विद्यासागर जी उठे और उन्होंने उस पात्र को, जब थिएटर खत्म हुआ,
शो चलता रहा, उन्होंने जूता मार दिया और जब शो जैसे ही खत्म हुआ तो सब पहले ईश्वरचंद विद्यासागर जी उठे, दूसरा जूता उतार के वहीं छोड़ गए और नंगे पैर मंच पर गए और उन्होंने उस पात्र को जो है इतनी जोर से गले लगा दिया कि दोनों ईश्वरचंद विद्यासागर भी और पात्र भी जो है आंसू की झड़ी उड़ने लग गई। तो पात्र को इतना अंदर दृश्य क्या था कि एक अंग्रेज हमारे यहाँ के दो किसानों को इतनी बेरहमी से पीट रहा था। वो ऐसा दृश्य था कि रियल में जैसा अंग्रेजों ने हमारे भारत के लोगों के साथ अत्याचार किया, उस अत्याचार के दृश्य को सजीव चित्रण से कहते हैं, वो उसने किया। और ईश्वरचंद विद्यासागर को उस अंग्रेज पर इतना गुस्सा आ गया कि तेरी ये हिम्मत भी तो हमारे आदमी को मार सकता है। देखिए सब कुछ भूल गए, वो ये भूल गए कि थिएटर हो रहा है, वो ये भूल गए कि ये पात्र है, कुछ नहीं। वो उसके अंदर घुस गए कि ये अंग्रेज की ऐसी हिम्मत हो रही है कि हमारे आदमी को ऐसे मार रहा है। ये थी उसकी सक्सेस। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने मंच से अनाउंस किया कि इस पात्र की कई जो अभिव्यक्ति है, मेरा जूता मारना, इसके लिए जो है पुरस्कार है, इसके स्थापित होने का पुरस्कार है। किसने ऐसा अभिनय करके दिखा दिया कि मैं भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूं और ये दृश्य केवल ये वास्तविक दृश्य नहीं है, ये तो केवल थिएटर है, तो भूल गए। तो ऐसा इतनी मौलिकता हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम पात्र को सीधे दर्शक के भावनाओं से, अंतस से कनेक्ट कर दें, और यही रंगमंच की सफलता होती है। तो जो लोग भी इस थिएटर में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इतने दिन यहाँ पर काम चलेगा, बात होगी, तो प्रयास करें कि आप उस नाटक के अंदर घुस जाएं, बिल्कुल अंतर से घुस जाएं। आप देखते हैं कि इतने नाटक चले आजकल, कई चल गए हैं, लेकिन चर्चाओं में बहुत नाटक है। लेकिन आज भी वर्षों पुराना राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक है, राजा हरिश्चंद्र, वो नाटक वो आज भी जीवन पर चढ़ा रहता है, क्योंकि जब उसका दृश्यांकन किया गया होगा, थीम तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाटक की आत्मा ही उसका कंटेंट होती है कि जिस कंटेंट को लेकर नाटक लिखा जा रहा है, क्या आपकी विषय वस्तु है। लेकिन उसका जो फिल्मांकन है, जो दृश्यांकन है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो थिएटर की बारीकियों में सबसे महत्वपूर्ण बारीकी है आपकी अभिव्यक्ति है। अन्यथा थिएटर में बाकी तो आपको पर्सोनिफिकेशन करना ही करना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आता है कि अध्ययन, जब तक हम पात्र का अध्ययन नहीं करते, आपने देखा होगा कई चीजें आपके दिमाग में होंगी। जैसे आप देखते हैं कि जितने भी, हालांकि फिल्म, थिएटर, सीरियल, इन सब में अंतर है, फिर भी अभिव्यक्ति की बात आ रही है, तो मैं सबकी बात को समझाने के लिए मदद दे रहा हूं कि जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी पिक्चर्स आती हैं, आप देखते हैं कि कई सीरियल्स हमको बिल्कुल अंदर छू जाते हैं, जबकि उनके बनाने में काफी खर्च होता है। दूसरे सीरियल्स जिनके बनाने में बहुत कुछ खर्च होता है, बहुत अच्छी शूटिंग होती है, बहुत अच्छे दृश्य होते हैं, फिर भी वो हमको बांध नहीं पाते। और उसके पीछे कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो ये कारण है कि पात्र जो है, जो आप रंगमंच में अभिनय कर रहा है, जो पात्र है, वह पात्र और जो मूल पात्र है, यदि कोई मेरा अभिनय करना चाह रहा तो उसका मुझ पर कितना अध्ययन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने मेरी लिखी हुई चीजों को कितना पढ़ा है, आपने मेरे को कितना समझा है, आपने मेरे एक्सप्रेशन को कितना समझा है, आपने मेरी बातों को कितना समझा है। जब तक हम उस पात्र के भीतर नहीं घुसते हैं, तो आप देखते हैं कि कई सीरियल्स हमारे डिस्टर्ब हो गए। आप देखते हैं कि वो भाभी जी घर पहले वाला सीरियल था, उसमें जो मूल पात्र थी वो बीच में उसने छोड़ दिया था। जो जिसको रिप्लेस किया, उसको कोशिश की गई कि उसका फेस पहले वाले पात्र की तरह से हो, वो वैसे ही बोले, उसने कोशिश भी की, लेकिन वो इनपुट्स नहीं दे पाई वो पात्र कि जो उस सीरियल को रिप्लेस कर सकता था। वहां से डीलिंग हो गया उसी।
तो ये हमको देखना चाहिए कि हम केवल नाटक ही ना करें। नाटक मीन्स मतलब हम जो पात्र का अभिनय दिया तो हमको करना है तो हम कर दें, ऐसा नहीं। हमें उसके भीतर घुसना चाहिए, हमको उसका अध्ययन कितना हमने किया, उसके भीतर घुसने का मतलब कितने डीप स्टडी हमने की। इसीलिए जो सीरियल्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल रहे हैं कि उनके कैरेक्टर्स ने उसके भीतर घुसा। जब ये रामानंद सागर जी ने महाभारत तैयार किया था तो सीता का आपने इंटरव्यू देखा होगा कि सीता ने जो पात्र बनी थी उसने बताया कि मैं 1 साल तक सीता की तरह ही थी, और जो कुछ उसको रामायण में, रामचरितमानस में, कबंध में, जहां जहां जो कुछ रेफरेंसेस मिले उसने कोशिश की कि उसके अंदर घुसी रहूं, तभी वो उतना अच्छा अभिनय भी कर पाई। तभी रामायण के जो सीरियल है इतना अच्छा हो पाया क्योंकि उसके पात्रों को प्रोडक्शन से पहले जो अध्ययन का फेज था, जैसा कि यहाँ प्रोडक्शन चल रहा, तो इस प्रोडक्शन से पहले का जो फेज है कि किस थीम पर आप रंगमंच में घुस रहे हैं, कौन सी चीज आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके थीम और उसके पात्रों का अध्ययन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये भी हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। एक बात, मेरी बात शायद लंबी हो गई है तो मैं थोड़ी बात को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे। तो एक जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर से जब जुड़े हुए लोगों से आप बात करें तो मेरे कई ऐसे मित्र भी रहे और कई लोगों से बात होती है, तो जब हम थिएटर करते हैं तो थिएटर के आर्टिस्ट सुझाव है, आप मेरी बात सहमत हो ना हो ये अलग बात है, मेरी एक राय है, सुझाव है कि जब थिएटर से कोई चीज करते हैं तो हम अपने बारे में, जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने कोई एक नाटक यहाँ पर तैयार किया, एक रंगमंच पे हमको दिया, हमने कहा कि हमने चलो ये नाटक तैयार किया, एक्स नाटक तैयार किया, अगर हमने उस नाटक में एक्स का या बी का कोई रोल किया है, हो सकता है वो गंभीर व्यक्तित्व का रोल हो सकता है वो बहुत हास्य वाला रोल हो सकता है वो राजा का रोल हो सकता है वो दरबारी का रोल हो सकता है वो सफाई करने वाले कर्मचारी का रोल हो, जो भी रोल हमने किया, हमने रानी का रोल भी किया हो सकता है हमने दासी का रोल भी किया हो। अब होता क्या है कि जब हम सीरियल तैयार करते हैं, रंगमंच में घुसते हैं, पहला जो रंगमंच की प्रस्तुति होती है वो हमारा माना रंगमंच वो बहुत अच्छा हो गया, वो खूब वाहवाही हो गई कि भाई क्या बात है, क्या बहुत आनंद आ गया कि तुमने जो है दासी का जो रोल किया, तुम तो रियल में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तुम रानी की दासी ही बन गई हो, बिल्कुल तुम साक्षात दासी दिख रही थी। अब नेक्स्ट जब थिएटर तैयार होगा दूसरा, तो आपका भी अपने प्रति परसेप्शन बनेगा, वो बात तो बनेगा, आपके डायरेक्टर का और आपके साथियों का एक परसेप्शन बनेगा कि अगर उस रंगमंच, उस थिएटर में, उस थीम में कहीं पर कोई दासी, सेवक या इस तरह का कोई रोल है तो ये बहुत अच्छा करती है, तो वो पहले बार एस्टेब्लिश हो गए, आपको दोबारा भी उस नाटक में मोर और लेस उससे मिलता जुलता रोल दिया जाएगा, ठीक, या राजा बन गए तो आपको पता चला राजा का, बॉस का, डायरेक्टर का रोल भी अच्छा कर सकता है। धीरे धीरे क्या होता है कि रंगमंच में काम करते करते करते, जिसको हम अब थिएटर कहें, अब उसको जैसे सीरियल्स का उदाहरण लीजिए कि हम एक रोल में जब काम करने के आदी हो जाते हैं कि हर जगह हम, जैसे आप देखते हैं पिक्चर में कुछ लोग हीरो ही बनते हैं, कुछ लोग विलेन ही बनते हैं, क्यों? क्योंकि एक इंप्रेशन बन गया, प्रीकंसीव्ड आइडिया है कि ये हीरो रहेगा, विलेन कौन है पहले से तय है कि विलेन ये तो विलेन के रोल है, तो विलेन कौन बनेगा? तो विलेन बनना या हीरो बनना, ऐसे ही अलग अलग पात्रों की जो भूमिका है उसमें सबसे बड़ा खतरा जो है वो, मतलब इसको मेरी बात तो अन्यथा न लीजिएगा, मैंने लोगों से जब बात की तो ये बात निकल के आई है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो जब एक रोल हम करने लग जाते हैं, आपने ऐसे माना राजा के 10 रोल कर, राजा से रिलेटेड रोल, मतलब उस तरह के पद पर, या आपने दरबारी के रोल कर दिए, या आपने सेवक के रोल कर दिए, अगर एक थिएटर, कई थिएटर्स में आप एक तरह का रोल करने लग जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान थिएटर में उसी रोल की बनने लग जाती है।
कई बार नया नया कोई रंगमंच तैयार होगा, उन्होंने कहा कि अब जो है इस बार जो है ग्राम प्रधान का रोल करना है, पहले से तय हो जाएगा ग्राम प्रधान कौन करेगा, तो कहेंगे साहब वो भीम सिंह करेगा, क्योंकि भीम सिंह कई समय से इस तरह के रोल कर रहा है, तो आइडेंटिटी बन जाती है। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि वो भीम सिंह जो है, जो पात्र है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं, तो वो अपने भीतर के हर समय उसको, चाहे वो अच्छे खासे घर का होगा, एमए पास होगा, कहीं पता चला वीडियो बन गया, एसडीएम भी बन जाएगा, उसको एसडीएम की कुर्सी में बैठने के बाद भी भीम सिंह ही नजर आएगा। उसको लगेगा कि मैं हूं तो एसडीएम बैठा हुआ, लेकिन बार बार उसके अंदर से भीम सिंह झाकेगा कि मैं तो ग्राम प्रधान हूं, मैं तो ऐसा। तो आप देखिए कि आपके भीतर की अनुभूतियां ऐसी हो जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि रंगमंच का कलाकार अपनी पहचान बना करके अपने व्यक्तित्व को खोने लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज है रंगमंच का। राज भाई आप सहमत हो चाहे ना हो, बट मेरी चूंकि आपसे उम्र ज्यादा है, कई लोगों से संपर्क कर देना है कि ये बड़ा चैलेंज है रंगमंच का, कि आप धीरे धीरे रंगमंच में काम करते करते अपनी एक पहचान बनाते हैं, और जब आपकी पहचान वो बनाते हैं, जैसे भी किशोर भाई कह रहे थे, और हम होते वैसे नहीं है, हम हैं तो मुकुंद कुमार, रोल हमने भीम सिंह टाइप के किए हैं, तो हम मुकुंद कुमार होने के बाद भी अपना मूल व्यक्तित्व जो मुकुंद कुमार का है, मुकुंद कुमार बनाम भीम सिंह, हम उसके हमारे व्यक्तित्व में भीम सिंह घुसने लग जाता है। हम अपने घर में ही बोलेंगे तो कितना ही बड़ा पद पे होंगे, आ ही जाएगा, क्योंकि डायलॉग घुसे रहते हैं दिमाग में। जैसे संगीत वाले लोग होते हैं ना, जब राग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो ऐसे हॉल में बैठे रहेंगे तो अंदर ही अंदर में तबला चला रहता है, 3 ताल चल रही, 4 ताल चल रही, 1 ताल चल रही है, या गुनगुनाते रहेंगे, ये जी आदि प्रिया जी ने सखी, वो अपना अपना गाना गा रहे होंगे, वो बैठे आपके साथ हैं, अपने एसडीएम बन के बैठे हैं, डीएम बन के बैठे हैं, सामने फरियादी आ रहा, उनके अंदर आएगा ये जी आदि प्रिया जी ने सखी 1 2 3 4 16 तक गिनता रहेगा अंदर से, क्योंकि उसके अंदर घुस गया। ऐसा थिएटर के अंदर जो होता है। अब मैं भी बात को जस्टिफाई कर रहा हूं, आप कह रहे हैं सहमत हो न हो, अब मैं आपको उदाहरण से बताया रहा हूं। सबसे अच्छा सीरियल अभी तक जो चला, धारावाहिक जो चला, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई और जिसके पात्र हेमंत पांडे जी हमारे यहाँ के ऑफिस पात्र इसका जीता जाता उदाहरण है। यदि ऑफिस के पात्रों को आप इंडिविजुअली उठा के देखें, मैं थोड़ा सा अध्ययन कैसे बता रहा हूं, अगर आप मिश्रा जी को उठा करके देखें, मिश्रा जी की आइडेंटिटी हर समय चपरासी की, पान थूकने वाले की और लोगों को बरगलाने की बन गई, जबकि मिश्रा जी बहुत अच्छे आदमी, बड़े सज्जन और नेक किस्म के आदमी, ससुराल यहाँ आते हैं। हेमंत पांडे को आप देखते हैं कि हेमंत पांडे कितने सहज, डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें जो उनने पांडे जी कहो जो एक अंदर की ऐठन है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन इसकी असफलता का साक्षात उदाहरण क्या है कि क्यों ऑफिस सीरियल बंद हुआ, पता है आपको? ऑफिस सीरियल इतना लोकप्रिय सीरियल जो कि हर दिन नई चीज दिखाता था, सबकी दिलो दिमाग इंतजार करते थे कि आज किस ऑफिस का सीन आएगा, आज किस ऑफिस का, वो केवल इसलिए बंद हुआ कि उस सीरियल का जो मूल पात्र था पंकज कपूर, जो उसमें मुसद्दी लाल की भूमिका में रहता था। पंकज कपूर अपने आप में बहुत बड़े घराने का व्यक्ति है, शान शौकत का आदमी है, राजसी आदमी है, लेकिन पूरे सीरियस में हर जगह दबा कुचला है, गरीब, हताश, जिसने सबको उसको परेशान किया, गिड़गिड़ाता हुआ, ऐसा रोल उसने किया मुसद्दी लाल का। तो मुसद्दी लाल के रूप पंकज कपूर के नाम से कम वो मुसद्दी लाल है, जबकि पंकज कपूर का व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन पंकज कपूर मुसद्दी लाल की भूमिका करते 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 उसके अंदर ही मुसद्दी लाल पैदा हो गया। सब कुछ होते हुए भी वो इसी भूमिका में आ गया, किसी से मिलेगा, उसको लगता था कि नहीं मैं तो बहुत ही दीनहीन हूं, मैं ठगा गया हूं, उसका अपना व्यक्तित्व बदला दिया। और ऑफिस सीरियल को बंद करने में बात हुई टीम की, तो बताते हैं कि पंकज कपूर वाज द फर्स्ट मैन कि जिन्होंने कहा नहीं अब इस सीरियल को नहीं चलाएंगे तो मैं, क्योंकि मुसद्दी लाल ही उसकी मेन भूमिका है, तो मेन पात्र ने कहा कि नहीं अब मैं नहीं। तो ये रंगमंच की एक चुनौती है
जो जितने लोग इसमें जुड़े रहते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भूमिकाएं हम बदलते रहें, नहीं तो हमारी भी ये स्थिति ऐसी न हो जाए कि हम रोज एक ही हमारा व्यक्तित्व क्योंकि व्यक्तित्व अपना मूल व्यक्तित्व जिंदा रहना चाहिए। तो ये हमको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरे बात मैं थोड़ा बोलूंगा तो लोग नहीं है लंबा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा एक आध चीज मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि मैं खाली मेरे बोलने लगता हूँ तो फिर ईश्वर से कहता हूँ कि जो मेरे मुंह से निकालते। अब मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ लास्ट में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, नई घटना है, बताइए। रंगमंच की बात है। मैं आपको पता मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, और एक बार ऐसे रंगमंच की बात आई। मैं तब जीआईसी थल में, बहुत ही पुरानी बात है, मतलब ये सन 80s की बात, 80 82 की बात, इतनी पुरानी बात है, जब वहाँ लाइट भी नहीं थी, तब की बात है। मतलब बाजार में लाइट थी, यहाँ कॉलेज में लाइट भी नहीं, तब की इंटीरियर में। तो हमारे मित्र हुआ करते थे इसे बन करके श्री बंशीलाल शाह जी, यदि कोई यहाँ पर हो तो अन्यथा न लीजिएगा, उनके परिवार के कोई, ये बड़ी सहज बात है। मेरे मित्र थे, वो कला के अध्यापक थे, ड्राइंग टीचर थे, और बड़े फिलोसफर सुन रहे, आप शायद जानते हो उनको। तो वो बड़े फिलोसफर टाइप के आदमी थे, उनको कोई बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपना ड्राइंग बनाते, बच्चे ड्राइंग कलेक्शन में, और मतलब अस्त व्यस्त टाइप के व्यक्ति थे वो बहुत ही। तो लेकिन उनको नाटक लिखने का शौक था। उन्होंने नाटक लिखा था हौसिया परान। हौसिया परान का मतलब है कि हौसिया परान मीन्स व्यक्ति, जो व्यक्ति को परान कहते हैं। तो हौसिया परान मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो होशिया हो। होशिया मीन्स शौकीन, जिसको कुछ करने की इच्छा होती है ना, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, या ये काम मैं जो कर लूं, ऐसे लोग होशिया कहलाते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं बड़ा होशियार, मतलब इसी को जो बड़ी पढ़ रही है वाली, तो ऐसा व्यक्ति हौसिया परान। तो हौसिया परान नाटक लिखा उन्होंने, एकदम मोटा नाटक था, मुझे भी याद है, हाथ से लिखा था, कई पात्र थे, मैं आपको इसका मनोरंजन के लिए सुना दे रहा हूँ। तो नाटक तैयार करने में 3 महीना साजी को नाटक तैयार किया उन्होंने। तब क्या था कि अब तो रेडियो पहुंच जाती है, उन्होंने ये बात तय हुआ कि जो स्काउट की रैली होती है, ये स्काउट की रैली उस बार थल में कराई जाए, ऐसा शिक्षा विभाग ने तय किया। और ये तय हुआ कि भाई इस तारीख को थल में स्काउट रैली होगी। तो चूंकि वो रैली की घोषणा हो गई, तो साजी को अच्छा मौका मिला कि इस हौसिया परान नाटक को मैं वहां दिखाऊंगा इस रैली में, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट के सारे अफसर आएंगे, पूरी गांव, क्योंकि उनमें मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो पूरे थल के चारों के गांव पर के आएंगे, सब कुछ है। रात को बड़ी तैयारी, बहुत तैयारी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसका सुन के बड़ा मजा आएगा आपको। उसके बाद 3 महीने के साथ नाटक तैयार हुआ। कॉलेज के जितने बच्चे थे, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे उसमें, क्योंकि नाटक बिंदु खत्ता जो है हमारे, आप पता तराई में बिंदु खत्ता एक जगह है जो पूरी लीज की जमीन है, लेकिन वहाँ पूरी आबादी है, गवर्नमेंट भी तय नहीं कर पा रही कि उसका क्या करे, वहाँ भूतपूर्व सैनिकों ने पूरा वो इलाका ले, तो बिंदु खत्ता। तो बिंदु खत्ता में एक जवान जिसका नाम जो हौसिया परान की भूमिका में था, मुख्य पात्र, उस पर थीमेटिक था उस पर, तो बिंदु खत्ता पर आधारित था। तो पूरी 3 महीने तक तैयारी हुई, नाटक की तैयारी हुई, सारे पात्र गढ़े गए। रोज शाम को स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, कोई गत्ते में कोई चीज बना रहा, कोई कुछ बना रहा, नाटक में जो चीज चाहिए थी, हाँ, प्रॉपर्टीज वगैरह तैयार नहीं करना, उससे तैयार हो रहे। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि नाटक तैयार हो गया। अब हम लोग भी, मतलब जो और टीचर्स भी देखते थे कि यार साजी नाटक गा रहे, साजी किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे, तो कोई उसके अंदर घुसा भी नहीं, साजी डांट देते थे। अब क्या हुआ कि उस पूरे प्रोग्राम का जो कोऑर्डिनेटर था वो मैं था, मंजूर यंग था, एनर्जेटिक भी था। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि ये पंजी आप जो पूरे जो स्काउट रैली को आप ही कोऑर्डिनेट करेंगे, तो पूरा मतलब मैं उसका मेन कन्वीनर था। तो ठीक हुआ। अब रात को सब डीआर हुआ करते थे, डीडीआर सब सारे अधिकारी आए उस रैली में। अब रात को तय हुआ कि ये हौसिया परान नाटक है। अब चूंकि उतने बच्चे इसमें जुड़े थे और गांव में मनोरंजन था नहीं, तो कहाँ बाजार से कहीं हाइड्रा से खुशामद कर कुरा के कोई एक तार खिंचवाया गया, एक लाइट लगवाई गई, वहां सब कुछ किया गया, माइक है सब किया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते उस इंटीरियर की जगह में नवंबर के महीने ठंडा हो जाता था उन दिनों तक में, चारों ओर के लोग गांव के उस हौसिया परान नाटक को देख रहे। कई बच्चों के पास भी थे,
गांव में उन दिनों रामलीला भी नहीं होती थी वहां, तो एक मात्र मनोरंजन था, खूब भीड़। आपका ठसाठस भरा हुआ है। अब सब अंधेरा हो गया और अंदर मेकअप सब हो गया और नाटक की तैयारी हो गई। सब अतिथि वगैरह सब आगे बैठ गए और आप देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है कि मैं उसका कन्वीनर ना, मैं भी अनभिज्ञ रहा। एक जो घटना हुई है आगे सुनिएगा उसको, उससे मैं भी जबकि मुझे कन्वीनर को सारी बात पता होनी चाहिए ना, उन्होंने उसको भी डाल के रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसी तैयारी हुई, अनाउंसमेंट होते रहे, अब ये नाटक शुरू हो रहा और वो जैसे नाटक शुरू होने अनाउंसमेंट हुआ, अब लगा कि पर्दा खुलेगा और सीन सामने आएगा नाटक का। कट से पर्दा खुला ऐसे हाथ से और अंदर से माइक को पकड़ के गुस्से में साजी सामने से आए और उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे जो है आप लोगों के सामने माफी मांगने आना पड़ रहा है कि मैंने जिस नाटक को 3 महीने से रात दिन एक करके यहाँ पर तैयार किया, उस नाटक को जो है आज हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हम नाटक नहीं कर पा रहे। और इसका मुख्य कारण भी आप लोगों को बता दो कि इस नाटक का जो मुख्य पात्र था, एक रमेश चंद्र, हमारे 12th का बच्चा था, अभी होता मुझे याद है, वो रमेश चंद्र 12th का पढ़ता था। पूरी रिहर्सल में रमेश चंद्र ही होशियारपरा में नाटक था, सैनिक जो बना था फौजी सूबेदार, वो रमेश चंद्र ने भूमिका की थी। और मैंने कहा कि इतनी सब कुछ करने के बाद इसका जो मुख्य पात्र था, उस पात्र ने मेरे को धोखा दे दिया, वो आज आया ही नहीं। और जिसके जो मुख्य पात्र नहीं थे, नाटक नहीं हो सकता, उन्होंने इतनी अपॉलॉजी जाहिर कर दी कि मतलब नाटक नहीं हो सकता जी। अरे अधिकारियों को गुस्सा आ गया, भीड़ में हुड़दंग लग गया, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके लिए लोग इतना इंतजार कर रहे हो और राष्ट्र में कोई आदमी आगे जो उसको तैयार कर रहा है, डायरेक्टर उससे आगे कह दे कि नहीं हो सकता, क्या स्थिति रही होगी मैं जानता हूँ। और मैं भी समझ कि मैं कन्वीनर, ये हो क्या गया चारों, मैं क्या करूँ, मुझे ये बड़ी अजीब सी स्थिति होगी, मैं क्या करूँ। उससे पूछेगा क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ कि क्या हुआ। बस आप ये करना कि इस सारे सीन को जो कोहराम मच गया, केओस हो गया चारों, इस टाइम फ्रेम में मुश्किल से 20 सेकंड लगे। 20 सेकंड का सीन बता रहा हूँ, 20 सेकंड में तहलका मच गया। आप कल्पना करें सीटी बज गई, क्या होता है, हल्ला रे बिल्ला, जब हल्ला पीक पर था से पर्दा खुला और शो शुरू। तो जो भीड़ पूरी धीरे धीरे सब बैठ गए तो शो शुरू हो गया। ठीक, शो तो शुरू हो गया यहाँ, और शो तो मार्वलस था, कोई बात ही नहीं थी उसकी। 1.5 घंटे का था, मतलब उसकी तो कोई, मतलब मैंने देखा आज तक मैंने ऐसा शो भी नहीं देखा। शो तो शुरू हो गया, लेकिन उस कोहरा 22 से 22 सेकंड के हल्ले ने कई अन्य घटनाएं पैदा कर दी। ऐसी बात हो गई, पीछे आप कल्पना कर सकते क्या हुआ होगा, वो घटनाएं हो गई, तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। वो जो आगे डीआईएस वगैरह बैठे थे, उनको गुस्सा आ गया, सब कुछ। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो घटना हुई, कुछ लोग उसको मैनेज करने में गए, मारपीट हो गई, पीछे की पुरानी थी गए, शो शुरू हो गया था। अब शो शुरू हो गया, 1.5 घंटे तक उसको ऑडियंस को उसने बांध दिया, मतलब गजब का शो था। और उस शो की विशेषता क्या थी ये सब करने के पीछे, कि उस शो के जो मुख्य मूल पात्र था, होशियारपरा जो सूबेदार साहब बने थे, वो साजी खुद थे, वो खुद उसके पात्र ठहरे, हीरो ऑफ द शो। और उन्होंने 3 महीने तक डमी पात्र को आगे करके रिहर्सल कराई। और जैसे ही पर्दा खुला, कुछ देखा तो खाली उसमें वही कुर्ता पजामा था, एक में फटी सी पंखी डाल ली थी गले में, और फौजी जो उनके सूबेदार साहब गांव के आगे सामने, और वो शो शुरू हो गया। बाकी चीजें मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। अब बात आई, शो भी हो गया, सब हो गया, अब वहां तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी। अब शाहजी को जब शो खत्म हो गया, रात को शाहजी को बुलाया गया कि डीआईएस ने बुलाया हमारे क्वार्टर्स में कि ये घटना क्यों घटी,
बुलाओ साजी को। अब कहा तो उनको तारीख मिलती, तारीख तो उनको मिली, लेकिन तारीख के बाद तो वो दूसरी घटना हो गई, उस घटना के बाद तो साजी को बुलाया गया, यह पेशी लगी उनकी। मैं भी साजी को लेके गया, मैंने कहा साहब और उन्होंने कहा मैं नहीं आता हूँ अफसरों के आगे। अरे मैंने कहा बात हो गई, आप चलो तो सही। उनको रात को दिया साहब बहुत के साथ जोशी जी ने उनके आगे ले गए। उन्होंने कहा क्यों शाह जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा क्या किया साहब मैंने? ऐसे कहा उन्होंने क्या किया? क्यों उन्होंने आपने वहां किया, ऐसा क्यों कहा, क्यों आपने हल्ला बचाया? उन्होंने कहा सर आपने आज तक थिएटर ही नहीं देखा होगा, इसका मतलब। बोले यूरोप में तो जब नाटक शुरू होता है तो वहां तो कहा ही जाता है ऐसा कि नाटक अब नहीं होने वाला है, लोग टमाटर पत्थर अंडे फेंक देते हैं, उसके बाद शो शुरू होता है। तो बोले मेरे नाटक का प्रस्तुतिकरण था, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि इतना उन्होंने लोगों को पीक पर रख के इतना एक्साइट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये यूं थी। बोले आप लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि क्या क्या चीज से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप लोग कर रही है ना। तो उनका प्रस्तुतिकरण है, ऐसा प्रस्तुतिकरण भी होता है कभी। ये इस रंगमंच से हटके भी घटना थी, मुझे याद आ गई, कभी इंटरेस्टिंग है। तो बहरहाल ये रंगमंच की यहाँ पर बात को हम थोड़ा समाप्त करते हैं। और मेरा चूंकि इस कैलाश भाई से काफी लगाव है, आपकी टीम से लगाव है, और मुझे अच्छा लगता है कि पिथौरागढ़ में इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। शहर में कोई चीज होना और उसको प्रोत्साहन मिलना भी बहुत बड़ी चीज है। तो मैं इस जो 1 महीने की कार्यशाला चल रही है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आप लोगों ने प्रयास किया लगातार। आपने पिथौरागढ़ अभी कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक आनाम जो संस्था है वो लोग यहाँ करते थे, अब अनाम वाले जो इधर उधर हो गए, एहसान वहाँ चले गए, अपने बिजनेस में चले गए। तो अभी रोहित वगैरह कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन बीच में एक वैक्यूम सा आ गया था। उसके बाद आपने इसको टेकअप किया और पिथौरागढ़ को एक नई देन है कि पिथौरागढ़ को रंगमंच के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको जो अवार्ड्स मिले, उस अवार्ड्स में पिथौरागढ़ को पहचान दिलाई। फिर आपने नेशनल लेवल के जो कलाकार थे यहाँ बुलाए, और आप राज्य के विभिन्न जिलों में टीम को लेके जा रहे हैं। तो आप प्रीति इतना अच्छा डायरेक्शन कर रही हैं, अभी सभी आपकी टीम के लोग यहाँ पर है, कुछ लोग शायद आज नहीं दिख रहे मेरे को। तो इतना सुंदर आप काम कर रहे हो, तो ये तो पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के भीतर का जो कलाकार है वो और निखरते जाए और निखरते जाए, और आप भी अपनी मूल अभिव्यक्ति को रंगमंच के माध्यम से इस लेवल तक ले जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा लिखे गए, आपके द्वारा डायरेक्ट लिखे नाटक जो हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा मिल सके। मेरी ये पूरी आप लोगों के साथ सद्भावना, शुभकामनाएं हैं। और मेरा जो मेरे से जहाँ पर व्यक्तिगत किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी, जहाँ मेरी जरूरत होगी आपको इस कार्य के लिए, हालांकि कलाकार का अपना मनोबल ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक आपको लगता है कि हम आपके साथ कहीं सहयोग कर सकते हैं, आज साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी संस्था की ओर से भी लगातार आपके साथ हूँ। और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको विशेष धन्यवाद कि आपने मेरे को इधर सुन दिया, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। मैं इन शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत यहाँ पर आए, और किशोर कंस सर का भी, और लोहिया सर का, और बाकी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हमारे बीच में भाभी सर है, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो दोस्तों, ये भाव राग ताल नाट्य एकेडमी पिछले 1 दशक से ज्यादा हो गया है जो रंगमंच को लेकर काम कर रही है, और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने रंगमंच को हम कैसे बढ़ाएं, अपने रंगमंच को, अपने थिएटर को हम कैसे, अपने अभिनय को हम कैसे जान पाए, समझ पाए, और हम जिस जगह पर हैं, अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मेट्रो सिटीज में है या फिर और दूसरे राज्यों में है, तो वहाँ पर रंगमंच एक अपने उफान पर है, अपने पीक पर है, और वहाँ से बहुत सारे टैलेंट
निकलते हैं, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे वो थिएटर में हो अपनी जगह पर, तो उनकी एक अपनी पहचान है। तो उद्देश्य एक ये है कि हम इसको एज अ प्रोफेशन हम क्यों नहीं देखते हैं थिएटर को। हम इसको सिर्फ एक, चाहे स्कूल में हम वर्कशॉप कर दें या फिर हम कॉलेज में हम वर्कशॉप्स कर दें, हम इसको सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के जैसे ही क्यों देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन हमने बनाया नहीं, इसको विकसित नहीं किया है हमने मतलब हमारे आसपास में जहाँ वो ऑलरेडी विकसित है वहाँ पर लोग एक अपने मुकाम पर हैं और एक उनका पूरे देश दुनिया में उनका नाम है। तो ये चीज़ है। और दूसरा, इस 1 महीने के वर्कशॉप मतलब मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट पीरियड है 1 महीने का। इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 साल का पूरा रेसिडेंशियल कोर्स हो, जिसमें हम वेस्टर्न थिएटर, इंडियन थिएटर, यूरोपियन थिएटर हम लोग पूरा उसको समझें। बट इस 1 महीने के वर्कशॉप में हम कोशिश करेंगे कि जो सूत्र जो होते हैं अभिनय के, जो सूत्र होते हैं, उसको लेकर हम आपके साथ एक्सपेरिमेंट करें और जो प्रोडक्शन हम लोग तैयार करेंगे उसके साथ साथ आपकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करें और नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग हम आपके साथ काम करेंगे, जो अभिनय पद्धति नाट्य शास्त्र की होती है और जो वेस्टर्न जो है एरिस्टोटल की जो थ्योरीज है उसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे। कि जैसा भी सर कह रहे थे कि वो टाइप कास्ट क्यों होता है, कि कोई भी एक्टर कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो थ्योरीज जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और उसको समझ पाएंगे कि हम लोग कि हर एक कैरेक्टर को करने के बाद हम कैसे दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि थिएटर एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हम ये सोचे कि आज हम ये भी आज आप लोग जो बैठे हैं ये भी आपका एक कि हम सभी लोगों को सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, ये भी एक धैर्य है। और ये भी यहीं से आपकी जो क्लास है वो शुरू होती है कि आप कितना सुन पाते हैं, कितना बैठ पाते हैं। तो यहीं से आपकी क्लास आज से ही शुरू होती है। नहीं तो हम ये कोई ये तरीका नहीं होता है वैसे कि कोई थिएटर वर्कशॉप हो और 2 घंटे हम आपको बिठा के रखें कि हम अपनी बात सुनाने के लिए, ये कोई नहीं। बट ये एक आज से आपकी क्लास शुरू होती है कि आपके अंदर के पेशेंस को हम जान पाए कि आप कितना सुन सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना धैर्य आपके अंदर है। तो ये एक चीज़ है। तो बाकी हम लोग कल से हम लोग रेगुलर हम फील्ड में मिलेंगे, हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे थिएटर के ऊपर, और आप समझ पाएंगे कि अभिनय कैसे किया जाता है, नाटकों के साथ कैसे काम किया जाता है, नाटकों के जो थिएटर के जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है उसके साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो हम इस 1 महीने की यात्रा में हम लोग इस पर काम करेंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद ये है कि 1 महीने बाद जो आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो बहुत अद्भुत होगा, वो आप उसको महसूस करेंगे। अगर आप 2 दिन बाद आपको लगेगा कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है या फिर यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये फिर आपकी गलती है, क्योंकि मैंने कहा कि ये प्रोसेस है और आपको उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपको आगे की यात्रा तय कर दी है अगर आपको रिजल्ट देखना है। तो जैसे कहते हैं कि नाट्य शास्त्र का जो अभिनय का जो सूत्र है वो आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक बोलते हैं। आंगिक यानी कि इंडियन जो स्टाइल के हिसाब से, नाट्य शास्त्र के हिसाब से सबसे पहले कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी बॉडी उतनी बैलेंसिंग होनी चाहिए कि आप किसी भी कैरेक्टर को आप इजीली अपने आप को फ्लेक्सिबल बना पाए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद वाचिक आता है यानी कि संवाद, उसके बाद आहार्य आता है यानी कि आपका मेकअप, ऑर्नामेंट, जो आप सारी चीजें करते हैं। उसके बाद आपका अंत में आता है सात्विक अभिनय, रस और भाव। तो जो सबसे बड़ा जो हमारे अभिनय में जो मुख्य पात्र जो लास्ट में आता है आपके अंदर जो रस और भाव, तो ये सारी चीजें हम इसी प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे और वही जो तरीका होगा जो सीखने सिखाने का, वही हमारे अंदर डेवलपमेंट लेके आएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग कल से एक साथ हम लोग काम करेंगे और इसके साथ साथ
एक प्रोडक्शन हम आपके साथ करेंगे जो हमारे जितने भी गेस्ट आए और ये उस प्रोडक्शन को ज़रूर देखेंगे। ठीक है सर। और बाकी एक चाय पीते पीते सभी का एक बार इंट्रोडक्शन, और आपको कुछ लगता है कि आप क्यों आए हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं इस कार्यशाला से। इससे पहले आपने कभी नाटक देखा है, थिएटर देखा है, तो आप वो भी छोटे मतलब थोड़े थोड़े शब्दों में उसको कंप्लीट करिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, प्लीज। तो 3000 साल में हम कितना पीछे चले गए हैं शिक्षा में कि हम रंगमंच को नहीं जान पा रहे, हम अभिनय को नहीं जान पा रहे, हम थिएटर को नहीं जान पा रहे। तो ये हमारा उद्देश्य है, जो एकेडमी का उद्देश्य है वो यही है कि जन जन तक उस थिएटर के बारे में, उस फॉर्म्स के बारे में, उस काम के बारे में, कि हमें लगता है कि हम शर्माते हैं कि कई बार लोग झिझकते हैं कि हम उनसे बोलेंगे क्या। अब कोई हमसे पूछेगा, मतलब मेरे से तो खैर आप कौन क्या पूछता है, मतलब कोई नए लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हो। भाई मैं नाटक करता हूँ। मतलब नाटक करना हमारे समाज में लगता है नाटक करता है, काम क्या करते हो भाई, काम बताओ। तो ये एक ऐसी बात बन गई है, एक ऐसी चीज बन गई कि हम अपने काम को बता नहीं पाते हैं। लेकिन आप जब आप दिल्ली में रहिए, आप कथक करती हैं, तो आप अपना प्रोफेशनल कथक करती हैं या सिर्फ सीख रही हैं अभी? वैसे मैं सर्टिफाइड हूँ सिखाने के लिए, बट इट्स अ साइड थिंग, मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ कभी-कभी। ओके। तो आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली में क्योंकि मैंने खुद 10 साल दिल्ली में थिएटर किया है, तो जब 2012 में मैं वापस आया तो यहाँ लगभग मेरा जो अनुभव 20 साल का तो है ही। 10 साल मैंने वैसे किया और 10 साल यहाँ हो गए। तो ओवरऑल बहुत सारे जो हमारे साथ में साथी है लोग, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम अपनी परफॉर्मेंसेस लेके जाते हैं। तो आप लोग इनके अपने अनुभव रहे होंगे नाटकों को लेकर, या लोगों के परसेप्शन किस तरीके से होते हैं जब दूसरे राज्यों में अपने नाटकों को लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भावरागतान नाट्य अकेडमी वो जमीन तैयार कर रही है। कुछ अभी एक तरीके से मुझे लगता है कि फाउंडेशन है और अभी बिल्डिंग बननी बाकी है। तो उस चीज को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ जितने जो हम लोग नाटक करते हैं वो टिकेटेड, क्योंकि पहले से ही हम लोग, हमें ये नहीं लगता कि हम अपने काम को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को क्यों दें। हालांकि ये पहली वर्कशॉप है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला कि यार आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रहे हो, कि आपके पास इतना समय है कि आप फ्री में कोई भी चीज कर रहे हो, कि भाई आपका जीवन यापन भी थिएटर से जब इसी काम से हो रहा है तो आप फ्री में क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो हमें लगता है कि कई बार हमें भी कुछ चीजें एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि फ्री में नहीं होता है कुछ भी। जब हम अपने नाटक हम टिकेटेड रखते हैं और वो हाउसफुल होता है तो हम कोई भी चीज फ्री में क्यों करें। बट हमारा ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट और लास्ट है। इसके बाद हम कोशिश है कि इसको रेसिडेंशियल हम लोग मतलब प्लान करेंगे 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर, तो इस तरह का हम लोग प्लान है। तो हमारा पूरा ओवरऑल इस तरीके से ये प्रोसेस में रहेगा, ये पूरी वर्कशॉप और 1 महीने की। और नाटक जो लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली कि आप लोग नाटक देखते हैं तो, लेकिन उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा होता है वो जानना बहुत जरूरी है। बट देखने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी डांसर होगा, वो डांस करता है, वो दिखने में विजुअली बहुत खूबसूरत लगता है ना, एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगता है। बट उसके पीछे वो डांसर कितनी प्रैक्टिस करता है, उसके भाव, उसके स्टेप्स, हर एक चीज, रिदम, ताल, सारी चीजें, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। नाटक तो कोई देखकर, कोई भी डांस या नाटक देखकर बोल देगा मजा नहीं आया इसमें, वाकई मजा नहीं आया होगा क्योंकि उस तरीके से उसने मेहनत नहीं की होगी। जो अशोक पंत जी कह रहे थे कि वो ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है किसी भी काम में। तो उस ईमानदारी के साथ हम लोग 1 महीने रहेंगे, काम करेंगे और देखेंगे रिजल्ट कैसा। ये सारी चीजें, तो और क्या बात करें। यहाँ अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हैन, यो जुन 1 महिनाको कार्यशाला छ, यस कार्यशालामा प्रतिदिन नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, जस्तै आज ललित पोखरियाजी पनि आउने भन्ने उहाँले भन्नुभयो, यस्तै समाजमा जसको साहित्यमा, कलामा
जस जसको हस्तक्षेप छ ऊ सब साथीहरू प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ चेहरासँग पनि तपाईँहरूको भेटघाट हुनेछ। यो पनि एउटा तपाईँहरूको लागि जीवनको लागि एउटा यादगार पल पनि हुनसक्छ। त एउटा सानो नेपाली गाना म गाउन चाहन्छु। ढुङ्गे बगर माया ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर माया छँदैछ हल्ला नगर ढुङ्गे बगर माया ढुङ्गे बगर ढुङ्गे बगर माया ढुङ्गे बगर माया छँदैछ हल्ला नगर माया छँदैछ हल्ला नगर ढुङ्गे बगर माया ढुङ्गे बगर ढुङ्गे बगर माया ढुङ्गे बगर माया छँदैछ